नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत और मैं हूं आपके साथ अजीत। यूं तो हमारे देश के इतिहास में कई तारीखें ऐसी हैं जिन्हें याद रखा जाना चाहिए, मगर दो तारीखें इनमें बेहद अहम हैं, बेहद खास है। और ये वो तारीखें हैं जिन्होंने देश में बड़े बदलाव की नींव रखी। और इसमें तुलना कीजिए आप जरा। पहली तारीख है 15 अगस्त 1947, जब देश को 2 सालों की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। और दूसरी मई 1991, जब देश ने आर्थिक विकास की नई राह चुनी थी। ये साल इस बड़े प्रयोग का 25वां साल है अभी जो चल रहा है। लिहाजा ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इन गुजरे हुए 25 सालों में हिंदुस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। क्या वाकई भारत के लिए उदारीकरण वरदान साबित हुआ या फिर अभिशाप? क्या वाकई दुनिया के नक्शे पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करने में हमारे दावे मजबूत हैं या फिर खोखले हैं? आज सियासत में हम इन्हीं सवालों की करेंगे पड़ताल। ये तस्वीर है हिंदुस्तान की। ये तस्वीर है उस भारत की जो चमक दमक के मामले में दुनिया के देशों से कंपटीशन करता है। ये तस्वीर है उस भारत की जहाँ की रंगीनियत, जहाँ की बेतकल्लुफ जीवन शैली, जहाँ का रहन सहन देखने के बाद इस भारत के दूसरे पहलू पर यकीन ही नहीं होता, जो कुछ इस तरह है। आजादी के 6 दशक बीत गए, मगर ये भारत जहाँ था वहीं ठिठका खड़ा है। कई दफे इसे इंडिया और भारत का फर्क बताकर अफसोस जाहिर कर दिया जाता है, मगर क्या इतना काफी है? सवाल ये कि आज से 25 साल पहले दुनिया के लिए भारत का बाजार खोलकर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर क्रांति की बात की गई थी। उसका फायदा असल में मिला किसे? जिंदगी तो बदली, मगर किसकी? इनकी तो नहीं बदली। फिर बदला क्या? पहले जो अच्छा हुआ उसकी बात करते हैं। जीडीपी की दर 2 से 3% रहती थी, बढ़कर 9 के आंकड़े को छू चुकी है। फिलहाल 6 और 7% के रेंज में चल रही है। 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था, मगर अब ऐसी बात नहीं है। निर्यात बढ़ा है तो विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ा है। सरकार के खजाने में डॉलर और पाउंड की आवक भी बढ़ी है। भारत की कंपनियां अब ग्लोबल हो चुकी हैं। कंप्यूटर का युग आया, सूचना तकनीक का प्रभाव बढ़ा, मोबाइल और वाहन क्रांतियां हुई, नए एक्सप्रेसवे बने, मेट्रो रेल आई, कॉर्पोरेट अस्पताल बने। मगर क्या सच बस इतना है? सवाल ये कि आखिर इन सब के बीच आम आदमी के हिस्से क्या आया? उस तबके के हिस्से क्या आया जिसके वोट से सरकारें बनी और फिर उस वोट की कीमत तक नहीं चुकाई गई? साल 2004-05 में आई और की रिपोर्ट बताती है कि देश में 78% लोग रोजाना 20 रुपए खर्च कर जिंदगी काटते हैं। तस्वीरें सिर्फ इतनी भर नहीं है। ऊंची वृद्धि दर के बाद भी भारत दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब देशों की फहरिस्त में शामिल है। संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा भूखे, कुपोषित और अनपढ़ लोग भारत में हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत 1991 में जहां 123वें स्थान पर था, वहीं 2015 में 130वें स्थान पर पहुंच गया। खेती और पशुपालन में जुड़े लोगों का 1951 में राष्ट्रीय आय में हिस्सा 53% था, जो 1991 में 29.6% हुआ, जबकि 2011-12 में घटकर 14% रह गया। सिर्फ बीते 25 सालों में 3 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। फिर सवाल ये कि उदारीकरण के जरिए शुरू हुई अर्थव्यवस्था की नई दौड़ से किसे ज्यादा फायदा हुआ और किसे ज्यादा नुकसान? तो आंकड़े ही बता देते हैं इसकी हकीकत। उदारीकरण की सबसे ज्यादा कीमत देश के किसानों और उन उद्योगों ने चुकाई जिन्होंने दरअसल देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद खड़ी की थी। खेती में अनुदान कम हुआ तो खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हुई। नतीजा खेती की लागत महंगी हुई, जबकि उसके अनुपात में आय नहीं बढ़ी। उदाहरण के लिए खाद्य तेलों के आयात से तिलहन किसानों की फसलों का वाजिब दाम मिलना बंद हुआ। हरित क्रांति ने उपज तो बढ़ाई, मगर कुछ वक्त के लिए, क्योंकि बाद के सालों में गलत तकनीक के प्रभाव ने भूजल के स्तर को नीचे गिराया, मिट्टी की उर्वरता घटाई। नतीजा खेती की लागत के मुकाबले मुनाफा पहले कम हुआ, फिर खत्म हुआ। ऊपर से प्राकृतिक कारणों ने और हालत खराब कर दिए। नतीजा किसान या तो खेत बेचकर मजदूर बन गए या फिर खेती छोड़कर पलायन कर गए। आंकड़े बताते हैं कि 1992-93 में 12.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती थी, जो 10 साल में घटकर 11 करोड़ हो गई। विदर्भ की व्यथा और बुंदेलखंड की बर्बादी की कहानी भी इसी उदारीकरण की कलम से लिखी गई। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान जो भी आय बढ़ी
उसमें खेती का योगदान कम और सर्विस सेक्टर का योगदान ज्यादा रहा। 35 से 40% लोगों की तरक्की ने 60 से 65% आवाम को बर्बादी के मुहाने पर ढकेल दिया। बीते 25 सालों के दौर का सबसे स्याह पहलू यही है, जिसे समझने की कोशिश कभी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं नोएडा स्टूडियो में भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ हैं, और लखनऊ से आर्थिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अरविंद मोहन हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चलेंगे कृष्णवीर जी के पास। जो मनमोहन सिंह ने लागू किया, नीति जो लागू की उन्होंने, उसको लेकर पूरे विश्व में कहते हैं कि हम आज स्टैंड करते हैं कहीं, लेकिन रिपोर्ट भी आपने देखी कि दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ जो भारत है उसकी खाई और ज्यादा मजबूत हुई है। कृषक समाज, किसान कितना उससे संतुष्ट है? उन नीतियों से क्या किसानों को फायदा हो पाया, नहीं हो पाया? तो क्यों? क्या वो नीतियां खराब थी या उनका इम्प्लीमेंटेशन खराब था? क्या था? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का आर्थिक ढांचा कृषि पर टिका है। कृषि की उत्पादन लागत दिन पर दिन इन नीतियों को अपनाने से बढ़ती चली गई। हालात ये हो गए कि करीब 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। बात को घुमाने से काम नहीं चलेगा, हकीकत को स्वीकारना होता है। ये जो उदारीकरण की बात और बाजारीकरण की बात ये कहते हैं सो कॉल्ड अर्थशास्त्री, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, ये उदारीकरण है या उधारीकरण है? ठीक है, ये बाजारीकरण है या देश के कृषि का बर्बादीकरण का इतिहास इन्होंने लिखा है? ठीक, बस आज 25 साल चुके हुए हैं इस साल में, इसलिए हम इस पर चर्चा करें। अरविंद मोहन जी, क्या है ये उदारीकरण? क्या उधारीकरण है, बाजारीकरण है? देश के इतिहास को बदल दिया इसने, नेगेटिव कर दिया, ये कहना है कृष्णवीर जी का। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं एक अर्थशास्त्री के नजरिए से? देखिए, 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहला सच ये है कि पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था जिस समय वो रिफॉर्म शुरू करने जा रहे थे, और वहां उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में कहा था कि हम सब चीज एक साथ नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, पहली श्रेणी के सुधार ला रहे हैं, और सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स बाद में लाएंगे। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म अर्बन सेंट्रिक है, इंडस्ट्री फोकस्ड है। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म अपेक्षा ये थी कि ये ह्यूमन फेस के साथ आएंगे। इसका एक बड़ा हिस्सा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा और एक बहुत बड़ा हिस्सा रूरल डेवलपमेंट, जिसमें कृषि भी शामिल होगी। ये हमारा कमिटमेंट था 1991 में जब हमने शुरुआत की। वहां तक चीजें ठीक थी, लेकिन आज हम 2016 में हैं, तब से लेकर आज तक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कोई जेन्युइन प्रयास नहीं किया कि हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की शुरुआत करें। और सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की शुरुआत न होने का के कई सारे परिणाम दिख रहे हैं। नहीं, पहले तो कारण पे आ जाइए अरविंद मोहन जी। क्या आपको लगता है कि फर्स्ट जनरेशन का जो उसकी जो सोच थी, उसकी जो नीतियां थी, वो क्या सेकेंड जनरेशन की नीति लाने के लिए सही थी, काबिल थी, या उसमें अवरोधक थी जिसके कारण वो आ ही नहीं पाई? नहीं, वो अवरोधक बिल्कुल नहीं थी। मेरा मानना है उस समय जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए गए वो देश हित में थे, और उसने वो सब अचीव किया देश के लिए जो हम करना चाहते थे। आपको ध्यान रखना होगा कि 1991 एक हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक क्राइसिस है। हम वहां से निकल पाए, लेकिन हिंदुस्तान का रिफॉर्म तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप सेकंड जनरेशन रिफॉर्म न लाएं। जो हमारे 120 करोड़ लोगों के लिए अगर आप नीति बना रहे हैं, तो बिना सेकंड जनरेशन रिफॉर्म लाए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 1991 में सोना गिरवी रखना पड़ा था भारत को। आम लोग भी इस बात को समझ रहे थे कि क्या स्थिति हो गई है देश की इस वक्त। लेकिन सवाल यह है कि फिर वो सेकंड जनरेशन का जो सुधार था वो आ क्यों नहीं पाया? इसके पीछे वजहें क्या थी? क्या इसके प्रति लापरवाही भर वजह थी, या कुछ और भी बड़ी वजहें थी जिसके कारण हम सेकंड जनरेशन के रिफॉर्म कर ही नहीं पाए? देखिए, उसका एक शायद सबसे बड़ा कारण यह है कि खासतौर पे जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो हमारा किसान है, ये सही मायनों में पूरी तरह अनऑर्गेनाइज्ड है। ये इलेक्शन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी उस तरीके की वॉइस नहीं है कि ये पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सके। और यही कारण था कि सक्सेसिव डिस्पेंसेशन जो तमाम सरकारें बनी, चाहे वो केंद्र स्तर पर रही हो या राज्यों के स्तर पर रही हो, उनके लिए कभी एक प्रायोरिटी नहीं बन पाया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, इस देश में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के खाद्यान्न सड़ जाते हैं, और ये सड़ते हैं
जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर किसान है उसका अनाज, फल, सब्जी, तिलहन दलहन सड़ जाता है, क्योंकि आपके पास वेयर हाउसेज नहीं है, स्टोरेज नहीं है, आपके पास कोल्ड चेन इत्यादि नहीं है। जी, अब आप जिस दिशा में जा रहे हैं हम उसका सवाल लेते हैं सीधे सीधे कृष्णवीर जी से, किसान नेता है हमारे साथ। किसानों के संगठन पर सीधे सीधे ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने कभी अपनी आवाज उस तरीके से बुलंद नहीं की, दबाव नहीं बनाया, और इसका कारण है कि उस दिशा में सरकारें अग्रसर नहीं हुई, आगे नहीं बढ़ पाई। या तो किसान तोड़फोड़ करे, सड़कों पर उतरे, रेलों को रोके, बसों में आग लगाए। नहीं, मेरी अजीत मेरी बात केवल वही तरीका नहीं होता। मैं कह रहा हूं सवाल ये होता है कि तरीका है राजनीतिक दबाव की बात दूसरा तरीका है, दबाव का मतलब ये नहीं है। दूसरा तरीका है संसद में लॉबीज का। जी, चूंकि किसानों की कोई लॉबीज नहीं है, इसलिए किसानों की कोई आवाज नहीं है। मैं एक बात कह दूं उदारीकरण पर, मैं ये पूछता हूं कि देश की खाद्यान्न सुरक्षा तो उस समय भी थी और आज भी है। मेरा सवाल ये है कि जमीन को किसानों से छीन के उदारीकरण के नाम पर ठेका खेती की जब बात की तो हमने विरोध की। जब उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात, जब उन्होंने कहा ये अभी जो स्टोरेज की बात और कूलिंग चेन की बात ये सब है, मैं पूछता हूं कि इस नीतियों के लागू होने के बाद इस देश के कितने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज, कितने लाख उद्योग बंद हुए, कितने करोड़ लोगों को बेरोजगार किया। मैं आ रहा हूं, सिर्फ शेयर मार्केट और रियल एस्टेट को बढ़ावा देने से इस देश का विकास नहीं हो सकता। इसमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई परमानेंट रोजगार नहीं मिलेगा। एक और गलतियां की उदारीकरण के साथ साथ, आपने ऐसी योजनाओं को लागू किया, इतना सब्सिडी देंगे उतना देंगे, और सिर्फ वोट के लिए ये खाद्य सुरक्षा, ये मनरेगा, ये सब चीजें जो है जब वोट की जरूरत होती है तो धोखा देने के लिए बर्बादी की। बर्बादी की। मेरी बात सुनिए, आप किसान भी 30 सालों के अंदर 1% इरिगेशन का एरिया नहीं बढ़ा, 25 सालों में कुछ नहीं बढ़ा, सिर्फ बढ़ा तो ये बढ़ा, बिजली का दाम बढ़ा, सिंचाई के संसाधन बढ़े, ट्रैक्टर महंगा हुआ, बीज महंगा हुआ, हर चीज महंगा हुई। और जिस तरीके से जीडीपी की बात करते हैं, मैं पूछता हूं दुनिया के विकसित देशों के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जीडीपी तय होती है, और यह होलसेल प्राइस इंडेक्स पर ये सारा फ्रॉड जो करते हैं, ये कौन सा अर्थशास्त्र है? सारे सिस्टम पर पूछते हैं। अरविंद जी, आखिर इस तरह की जो सवाल ये उठा रहे हैं कृष्णवीर जी, इनके अलावा अगर हम देखें कि जो सरकारें लगातार इसके बाद रही, बदलाव भी बीच में हुए, तो फिर वो चीजें सेकेंड जनरेशन की आ क्यों नहीं पाई? क्या जो राजनीतिक एक दौर सिलसिला चल पड़ा था उसे ही लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया दूसरे बदले हुए फॉर्म में? कोई अंतर नहीं दिखता, ऐसा क्यों हुआ? राजनीतिक तौर पर भी ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई बाध्यता थी? देखिए फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म आसान पार्ट था रिफॉर्म का। सरकारों को सिर्फ दिशा दिखानी थी, और उस पर चलने वाले आपके बड़े उद्योगपति, मीडियम स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको आपने रास्ता दिखाया, ब्लूप्रिंट दिखाया, वो उस पर आगे चले, देश को लाभ हुआ। ये जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म है, डिफिकल्ट पार्ट है रिफॉर्म का। यहां इंस्टीट्यूशनल चेंज रिक्वायर्ड है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग रिक्वायर्ड है, हैंड होल्डिंग रिक्वायर्ड है। आप जब सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में जाते हैं तो आपको देश के लाखों लाख करोड़ों किसानों के साथ, अगर आप रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उनके साथ हैंड होल्डिंग करनी है, एक व्यवस्था क्रिएट करनी है, वो चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट का हिस्सा हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, सब में ये आवश्यकता है। ये डिफिकल्ट पार्ट है, और ये सरकारों के लिए करना उतना आसान नहीं था। और क्योंकि इसको लिंक क्यों नहीं किया गया? इसको लिंक क्यों नहीं किया गया? अजीत, मैं पूछता हूं कि यूएस का जो फार्म बिल हर साल बढ़ता है, क्या हिंदुस्तान की हैसियत है सरकारों की कि उसको compete कर सके? किस तरीके से आप एग्रीकल्चर को compete कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल में? तब भी झूठ बोला गया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों में, कृषि के क्षेत्र में कब्जा कर लेंगे, और आज देश ऑन द मूव पड़ा हुआ। आपने ऑयल सीड मिशन बंद कर दिया इसलिए कि वहां पैसा नहीं है। आज आप 60,000 करोड़ का तेल, खाद्य तेल आयात करते। 94-95 में मैं भारतीय गन्ना विकास परिषद का भारत सरकार का अध्यक्ष था। आत्मनिर्भरता 3 से 4% की शॉर्टेज थी, और आज 60% ज्यादा हम खाद्य तेल आयात इसलिए कर रहे हैं। सरकार ने उन नीतियों को अपनाया। सरकार ने रॉ शुगर को जब आयात किया, जब सी रंगराजन कमेटी की बर्बादी का इतिहास लिखा यूपीए ने, तब मैंने कहा था कि गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो पाएगा और ये बर्बाद करेंगे। अरविंद जी को जवाब देने दीजिए, आखिर क्या कारण, क्या वजह रही कि सरकारें गलत रास्ते पर गया देश? अरविंद जी, नहीं, देखिए, जो बात आपके दूसरे पैनलिस्ट कह रहे हैं, मैं काफी हद तक उससे सहमत हूं। हमने कृषि पर जैसे हमें ध्यान देना चाहिए था, हमने नहीं दिया। रूरल डेवलपमेंट पे भी नहीं दिया। आपके सामने उसका रिजल्ट सामने है। 2001 से 2010 के बीच में हिंदुस्तान की जीडीपी 2003 से 10 के बीच में डबल हो जाती है,
और इस दौरान अगर आप देखें तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ 7.2%, इंडस्ट्री 7.5%, सर्विस सेक्टर 9%, कृषि 2.8%। और यहीं से आपकी सबसे बड़ी समस्या की शुरुआत होती है जी। जब आपके देश की जीडीपी बढ़ रही है तो आम नागरिक की डिमांड बढ़ती है और उसका एक बड़ा हिस्सा कृषि के लिए जा रहा है, लेकिन कृषि में उत्पादन नहीं है। इसीलिए अगर आप आज देखें तो जो देश में महंगाई हो रही है वो एक स्ट्रक्चरल चैलेंज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आप कृषि उत्पादन बढ़ा ही नहीं रहे हैं, उसमें ना तो आप निवेश कर रहे हैं और ना ही उसमें कोई नई स्ट्रेटजीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 1950 में जो नीतियां अपना रहे थे कृषि क्षेत्र के लिए, बैसाखी लगा करके, हम आज भी वही लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज भी असंतुलन सप्लाई है, साइड इकोनॉमिक्स की बात कर जो रहे हैं। अनबैलेंस कभी आप इरिगेशन स्टाइल है ग्रोथ कभी का, बीज बांट दीजिए, इसको हम कैसे पाट सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? नहीं तो ये जो असंतुलन है ये समाज को भी बर्बादी के कगार पर ला सकता है और बहुत कुछ चीजें उस दिशा में हो भी रही हैं। हम कैसे इन सब से उबर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरे हाथ में हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं और आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद मोहन। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए सियासत। मम्मी पापा परेशान हैं, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, घृतकुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केसर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल व शैम्पू। अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जियो। स्लाइस, अब तो आंखें बंद करके भी पहचान जाओगे। रंग और रस ऐसा, बाकी सब फीका पड़ जाएगा। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नहीं जैसी। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से दबंग 2 पान मसाला। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नहीं जैसी। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। यही असली इंडिया। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत।
25 साल पहले लगभग आप देख सकते हैं 1991 में जो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, नए रिफॉर्म्स लागू हुए थे, उनका क्या असर हुआ, क्या खोया हमने, क्या पाया, क्या नुकसान हुआ और क्या उससे प्रगति हो पाई, लाभ मिल पाया, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और साफ बातें निकल कर आ रही हैं कि किसान, मजदूर और स्मॉल इंडस्ट्रीज जिनके पास थी उनके हाथ खाली हैं या फिर और भी उनकी स्थिति बदहाल हो चुकी है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी हैं और आर्थिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अरविंद मोहन हैं। जो बातें चल रही थी अरविंद मोहन जी, साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है, जिससे आप डिनाई कर रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन का जो सुधार था वो कहीं से भी बाधक नहीं था सेकेंड जनरेशन के रिफॉर्म के लिए, जिसमें किसानों की बात होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात होती है। लेकिन कृष्णवीर जी की बातों से लगता नहीं कि इस तरह से वो इत्तेफाक रखते हैं। उनकी बातों से साफ ये जाहिर होता है कि फर्स्ट रिफॉर्म में भी कुछ ऐसी चीजें थीं जिनसे परहेज किया जा सकता था, जिनके कारण आज हमारी स्थिति ऐसी है। खेती की हालत में हम कपास में, गन्ना में, बहुत सारी तेल के सब में हम आयात को बाध्य हो चुके हैं और हमारी स्थिति खस्ता लगातार होती चली गई है। उनको कैसे बदला जा सकता है? देखिए, जो भी बातें आपके पैनलिस्ट उठा रहे हैं जी, ये बात सही है कि चाहे कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें हमने उसको अटेंड ही नहीं किया है, तो ये अपेक्षा करना कि सिर्फ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से आप कृषि की उन चीजों को एड्रेस कर पाएंगे, चाहे वो कपास नहीं। एक सवाल सीधा ये है कि सेज में जितनी जमीनें अधिग्रहित की गई, जितने रुपए लगाए गए SEZ के तहत, उसका क्या हुआ? उससे जितना कहा गया था। मेरा एक सवाल है अरविंद जी से। जी, आप सीधा पूछ सकते हैं। 2005 में SEZ एक्ट जब पास किया था संसद से UPA 1 में, तो इस देश से वायदा किया था कि 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन परिणाम ये हुआ उसके 10 सालों के बाद कि उसमें मात्र 6,43,000 लोगों को रोजगार मिला, जिसके लिए 1,74,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉसेज देश को उठाने पड़े। मैं पूछता हूं, मात्र 6.5 लाख से भी कम लोगों के लिए 1,74,000 करोड़ रुपए के जो लॉसेज देश ने उठाए, वो पैसा किसकी जेब में गया? दूसरा सवाल, 5 करोड़ लोगों की जमीन छीन के हमने उनको बेरोजगार भिखारी बनाया, सड़कों पे उतार दिया। ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल है SEZ से। और आज भी 65% जमीन SEZ की खाली पड़ी हुई है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट है। ये झूठ और धोखा, ये एक उदाहरण मैंने दिया। दूसरा उदाहरण मैं इसमें दे रहा हूं, हम आएंगे फिर। दूसरा उदाहरण, आपने कहा बैसाखी के सहारे। मैं पूछता हूं, 10,000 और 20,000 एकड़ पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो एग्रीकल्चर मॉडल, जो एग्री बिजनेस मॉडल है, उसको क्यों बैसाखी का सहारा है? यूरोप से लेकर US और खेती को हम क्यों ऐसा कहते हैं? सब्सिडीज क्यों? यहाँ भी हमारे यहाँ जिस तरह की हैवी सब्सिडीज दी जा रही है। यहाँ तो मात्र 35%, एक जवाब ले लीजिए। 35% इरिगेटेड है। कृष्णवीर जी, एक जवाब ले लीजिए। अरविंद जी, सबसे पहले सेज वाली बात। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है जी। 2005 तक ये माना जा रहा था कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। उस समय जो हमारा लीडिंग इंजन होना चाहिए था वो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म का होना चाहिए था, हमने उसको नहीं किया। अगर हम उस समय सेकंड जनरेशन रिफॉर्म ले आते तो आपके ये बातें तो हो चुकी कार्यक्रम में। ये बताइए कि सेज में जो कुछ भी किया दिया हमने, बहुत कुछ संसाधन जुटाए, उन सब का क्या हुआ? उनसे क्या मिला हमें? देखिए, वही तो मैं बात कर रहा हूं। आपके फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के रिजल्ट सन 2002 तक ज्यादातर रिजल्ट आ चुके थे। हमें जो मेजर अचीवमेंट करना था कर चुके थे। उसके बाद ये करना, जो SEZ की बात करें 2005, ये बिना सेकंड जनरेशन रिफॉर्म लाए इस पर आगे बढ़ना, ये अपने आप में बेईमानी थी। ये पहला सच है। दूसरा सच ये है कि जब आप इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं। 2008 में वैश्विक मंदी हो गई। प्रेसिडेंट ओबामा जब अमेरिका से चलने लगे, उनसे पूछा गया आप हिंदुस्तान क्यों जा रहे हैं? मनमोहन सिंह के टाइम में उन्होंने कहा मैं मार्केट एक्सेस के लिए जा रहा हूं, वैश्विक मंदी हो चुकी है, अमेरिका यूरोप उभर नहीं पा रहा है। आज ये माना जा रहा है, उस समय भी ये माना जा रहा था कि अगर सारी दुनिया को उसके बाहर निकलना है, उसका रास्ता हिंदुस्तान और चाइना के बाजार से होके जाता है। और ये बाजार कहां है? मार्केट एक्सेस कहां सीख कर रहे थे? ये हमारा रूरल सेक्टर है, कृषि और बाकी रूरल सेक्टर। अगर सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, अगर सारी दुनिया को जो क्राइसिस अभी तक खत्म नहीं हुई है उससे उबरना है, तो हिंदुस्तान का जो रूरल सेक्टर है
उसकी परचेजिंग पावर ड्राइविंग फोर्स है। तो इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आपसे भी एक सवाल करना चाहते हैं कृष्णवीर जी। जी सवाल ये है कि हम नेगेटिव चीजों पर बहुत ज्यादा जाहिर हैं, इसकी पड़ताल जरूरी है, लेकिन जो उससे मिला हमें कृष्णवीर जी, उससे हम इत्तेफाक क्यों नहीं रख रहे? बहुत सारी चीजें जो मिली, आपको बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व मिला जी, आपने उसका करा क्या? आपने दिया किसको? क्या अब हम उस दिशा में एक मिनट अजीत जी, अब आपने सवाल उठा दिया है। आप फॉरेन रिजर्व लेते हैं जी, इंटरेस्ट पर लेते हैं और बड़े कारपोरेट को दे देते हैं बाहर इन्वेस्ट करने के लिए। हिंदुस्तान में सिंचाई के संसाधन नहीं करेंगे आप यूएस के मॉडल की बात करेंगे। आपकी 65% एरिया आज भी रेनफेड है। आप प्रोडक्टिविटी का आरोप किसानों पे लगाते हैं। आपने सॉइल हेल्थ को पूरा बर्बाद करवा दिया केमिकल साइंस मॉडल को अपना के। आपने उसमें कोई सुधार नहीं किया, आपने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया। आज प्रधानमंत्री सरकारें बदलती इसीलिए हैं कि कुछ चीजें जो चीजें गलत चली आ रही हैं उन्हें ठीक किया जाए। एक बात बताइए अजीत, ऐसे लोग जो उदारीकरण के दौर से ही 91 से लेकर आज तक, मैं लिस्ट खोल देता हूं, जो सरकारें बदलती रही लेकिन वो इंटरनेशनल रैकेटियर्स तमाम सरकारों के अंदर जो है उसी खेल को खेलते रहे और इस देश के कृषि क्षेत्र को बर्बाद करवाते रहे। स्मॉल और मीडियम स्केल को उन्होंने बर्बाद कराया और वर्तमान सरकार में भी वो लोग साजिश के तहत बराबर घुसे हुए, उनके लिए इंटरनेशनल लॉबीज काम करती है। ये कौन सा खेल है इस देश के साथ? क्यों गद्दारी इस देश के साथ ऐसे लोग करते हैं? जी अरविंद जी, आखिर शर्म आती है मुझे कहते हुए। हम जो कुछ भी ले पाए फर्स्ट जनरेशन के सुधार से, उसका हम बेहतर इस्तेमाल करते हुए दूसरे जनरेशन के सुधार लाने में दिक्कत क्या है? क्या हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या हमारी सरकारें इस दिशा में बढ़ती हुई दिख रही हैं आपको? अभी तक बिल्कुल नहीं दिख रही है। जो बात किसान यूनियन से कही जा रही है बिल्कुल ठीक है जी, कि हमारी जो नीति 1991 में शुरू हुई थी उसमें सरकारें बदली होंगी, नीति कुछ नहीं बदली जी, और ये जब तक नीति नहीं बदलेगी हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बात सही है, आज भी हमारी सोच वही है। हम सेकंड जनरेशन की तरफ जाने का अब तक सीरियस प्रयास नहीं देख रहे हैं। इस सरकार से अपेक्षा है और मैं इस बजट में देखना चाहूंगा कि हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की तरफ जाएं। और ये भी देश को समझना होगा, सरकार को समझना होगा, सारी दुनिया अगर गर्त में जा रही है, मेल्टडाउन हो रहा है, अगर हम ये 2 इंजन जो बाकी है, मैं हमेशा कहता हूं हिंदुस्तान 3 इंजन का वो तो उल्टा रहा है ना। अभी आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन एनपीए का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है बैंकों पर। रिजर्व बैंक ने इसको लेकर कदम उठाने की बात कही है, लेकिन कृषि क्षेत्र में इन सब का योगदान हो पाएगा कि नहीं, इस पर तो अभी भी सवाल बना हुआ है। अरविंद जी मेरी पूरी बात सुन लें जी। देखिए, जो रिमेनिंग 2 इंजन्स हैं, रूरल डेवलपमेंट का और ह्यूमन डेवलपमेंट का, अगर हम इसे आज खोल देंगे तो बहुत आसानी से हिंदुस्तान डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करेगा। और जो आप बैंक की बात कर रहे हैं, जो एनपीए है, ये एनपीए कहां से रहा है? एनपीए ये छोटे काश्तकारों से नहीं आ रहा है, इसका सारा हिस्सा, बड़ा हिस्सा ये लार्ज इंडस्ट्री का जी, बिल्कुल वही छोटे उद्योगों तो सवाल है कि आखिर इंडस्ट्री, इसके बावजूद सब्सिडी की भी बात की जाती है, लेकिन किसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। हम उम्मीद करते रहते हैं, सरकारें बदलती चली जाती हैं। 24 लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीए यूपीए राइट ऑफ करके गई। देखिए उसके बाद भी आउटपुट क्या है, ये सारा खेल। और हम किसानों पे आरोप लगाते हैं। आज मैं एक बात दावे के साथ देश के सामने कह सकता हूं कि जब तक ये देश खाद्यान्न के मामले में सुरक्षित है, तभी तक ये देश बचा है, और नहीं तो भीख का कटोरा हाथ में पकड़ाने की नीतियों पे न चले हम लोग। मैं ये पूछ रहा हूं कि 3 साल से गन्ने के किसानों का भुगतान नहीं हुआ, पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ। किसान का अपराध क्या है कि उसका माल दे देता है वो? केवल उम्मीद के भरोसे आगे बहुत तक कैसे रह सकते हैं, ये सवाल है। और इस बार फिर से उम्मीद जगी है, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि किसानों पर सरकार की नजर, सरकार की मेहरबानी हो और पहले से जो चीजें आ रही हैं उनमें बदलाव हो, नीतियों में बदलाव हो और सेकंड जनरेशन का भी सुधार हो, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज और किसानों की बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी, और लखनऊ से हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अरविंद मोहन जुड़े। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला, जो दे आपको चमचमाती सफेदी नहीं जैसी। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक।
बाल फिर से उगाना, डेंसिटी बढ़ाना आसान नहीं। मेरी मानिए, मैं एक ट्राइकोलॉजिस्ट, बालों का डॉक्टर, इसीलिए आई रेकमेंड हेयर फॉर श्योर। इंडिया का पहला हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड मेडिकल ट्राइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। इसमें है रोटेक्सिल, एक ब्रेक थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव हेयर रीग्रोथ कॉम्प्लेक्स, जिसका हाई परफॉर्मेंस 4 स्टेप फॉर्मूला बालों को जड़ से इफेक्टिवली उगाता है। देखिए असर, मैंने खुद ट्राई किया। न्यू हेयर फॉर श्योर हेयर ग्रोथ अब क्लिनिकली प्रूवन है। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुमने भी मैं हूँ। अपने प्रियजनों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने प्रियजनों की मृत्यु का पंजीकरण करवाएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, पंजीकरण उसी जगह होता है जहां मृत्यु हुई। इसके लिए 21 दिनों के भीतर संबंधित निकटतम पंजीकरण केंद्र पर पंजीकरण करवाएं और अपने प्रमाण पत्र की पहली कॉपी भी निःशुल्क पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, घृतकुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केसर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल व शैम्पू। अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जियो। ऐसे जीना भी क्या जीना है। आप खुल के जियो कैंट हेपा एयर प्योरीफायर के साथ। इसका हेपा फिल्टर हवा से हानिकारक पार्टिकल्स भी निकाले और आप पाएं शुद्ध हवा हर सांस में। तो आप कैंट हेपा एयर प्योरीफायर ला रहे हैं ना? MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। तो नई आर्थिक नीतियों को लागू हुए लगभग 25 साल हो गए और इस दरमियान हमने इससे क्या खोया क्या पाया, इस पर हमने चर्चा की सियासत में। और जाहिर है कि हम लगातार ये ढिंढोरा पीटते रहे कि नई आर्थिक नीति से हम कम से कम पूरी दुनिया में स्टेबल हैं, स्थिर हैं, मंदी हमें छू नहीं पाई है। लेकिन इस गफलत में भला कब तक रहेंगे कि जैसे शेर का एक हिस्सा है कि कुछ बात है कि हमारी मिटती नहीं, हस्ती मिटती नहीं हमारी। लेकिन जब तक हम किसानों पर ध्यान नहीं देंगे, सेकेंड जनरेशन के सुधार नहीं करेंगे, हमारे साथ जो खास मेहमान है उन सब की बातों में यही बात उभर कर सामने आई, तब तक हमारा ये फर्स्ट फेज का आर्थिक सुधार कामयाब नहीं हो पाएगा और उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। बहरहाल सियासत में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए शहर रिपोर्टर आशु